नेक्स्ट हमारा है किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर सल्फेट। कोई जरूरी नहीं है कि प्योर कॉपर सल्फेट का ही हम इस विधि का प्रयोग केवल कॉपर सल्फेट के लिए ही करें। आप जानते हैं कि जो हमारा नमक होता है उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। तो वहाँ भी हम इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण कहते हैं हिंदी में। तो क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, देखिए सबसे पहले तो जैसे मान लो अगर कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट का क्या कर लेंगे, हम सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। जो इम्प्योर हमारा कॉपर सल्फेट है उसको वाटर में घोल लेंगे और एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद से उसको हम लोग उसको छान लेंगे, ठीक अच्छे तरीके से। फिल्टर पेपर का यूज कर लेते हैं। फिल्टर पेपर को मोड़ करके हम फनेल में रख लेंगे ठीक इसके लिए। और जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसको उस फनेल के ऊपर उस फिल्टर पेपर से होकर के गिराएंगे, जिससे जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो उस फिल्टर पेपर से छन जाएंगी। ठीक है, ऊपर ही ऊपर उसको, ठीक है, वो उसको निकाल लेंगे, छान लेंगे। और जो हमारा बचा हुआ है उसको हम बीकर में ले लेंगे। ठीक, यानी जो सॉल्यूशन हमने छानने के बाद प्राप्त किया है, ठीक है, उसको हम बीकर में लेंगे और फिर इसको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गैस के ऊपर रख करके हीट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दीजिए। ठीक है, अशुद्धियों को छान लीजिए। तो छानने के लिए साधारण छानने का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर का ही यूज करते हैं। और फिर संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर देंगे। तो वही बता रहे थे कि ट्राईपॉड स्टैंड जो है इस पर रख करके और धीरे धीरे इसको हीट करेंगे, जिससे जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाए और वो क्या होने लगेगा, विलयन जो होगा वो गाढ़ा होने लगेगा। तो इस तरह से जब वो गाढ़ा होने लगेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम हीट नहीं करेंगे। जो ही हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा उसको हम फिर उतार देंगे। ठीक है, यानी जो बर्नर है उससे हम हटा देंगे उसको और रख करके छोड़ देंगे उसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए। जब हम देखेंगे कि वो हल्का हल्का ठंडा होने लगेगा तो उसमें से जो क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, यानी क्रिस्टल बनने लगेगा। अपने आप ही क्रिस्टल धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। तो इसका उपयोग हम लोग अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए करते हैं, या इसका उपयोग हम लोग शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए करते हैं। कई बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो अगर हमारा एलम है, ठीक है, फिटकरी है, तो उसको भी इस मेथड का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा दे रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन वे होते हैं, ठीक, जिनमें केवल क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, वही सब्सटेंस रहेगा, उसको मोल्ड करके दूसरा कुछ हम बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोहे का कोई चीज़ है तो उसको गला करके रॉड बना सकते हैं या कोई शेप दे सकते हैं, लेकिन उसके रासायनिक जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक जब परिवर्तन होगा तो उसका पूरा पूरा कंपोजिशन ही बदल जाएगा। ठीक है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा।
भौतिक गुणों में हम क्या क्या देखते हैं, उसका घनत्व तो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब पानी है, पानी तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, बर्फ के रूप में सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जाता है। तो वाटर का, लिक्विड वाटर का वेपर में बदलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि तभी वो वाटर ही रहा, ठीक है, उसमें कोई नया चीज़ थोड़ी बना है। लेकिन अब लोहे के ऊपर जंग लग जाना, ठीक, तो वहाँ पे क्या हुआ, आयरन जो है हो गया वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मोमबत्ती का जलना, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले रहा है, वो बर्निंग हो गया। तो इस तरह से तमाम ऐसे परिवर्तन है, जैसे भोजन का पचना है, फलों का पकना है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब में क्या हो रहा है, सब में कुछ नया चीज़ बन जा रहा है। दूध से दही का बनना है, सिरके का बनना है, सब में फर्मेंटेशन हो रहा है, तो इसमें कुछ नया चीज़ बन जा रहा है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि तत्व क्या है, ठीक। तो व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, पहली बात जान लीजिए। तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। एलिमेंट इज दैट विच इज फाउंड बाय द सेम काइंड ऑफ एटम्स, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा और मतलब दूसरे अविभाज्य कणों में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी तत्व जो है वो क्या है, एक प्योर फॉर्म है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को ऐसा नहीं है कि अब उसको हम तोड़ देंगे दूसरे फॉर्म में हम बदल दें। वो हाइड्रोजन जो एटम है, ठीक, वो हाइड्रोजन एटम ही होगा। रासायनिक विधियों में क्या होगा, उसका केवल रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रासायनिक अपक्रियाओं में क्या होगा, केवल उसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए सोडियम है और इसका रिएक्शन करा देते हैं HCl से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस H2। तो क्या हुआ, इस देखिए इसमें परिवर्तन क्या हुआ है। देखिए सोडियम जो है वो इस क्लोरीन से रिएक्शन किया है और NaCl का फॉर्मेशन किया है, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बाहर हो गया है H2 के रूप में। तो ऐसा नहीं ना हुआ इसमें कि हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन में चेंज हो गया, केवल इसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी एक क्या हो रही है, पुनर्व्यवस्था हो रही है। तो ये हो गया तत्व क्या है। अब तत्व भी कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए धातु है, तो क्या क्या उसके लक्षण होंगे। तत्वों को धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में हम बांट सकते हैं, ठीक है। धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जितने बाएं तरफ, ठीक है, ये जो बाएं तरफ दो कॉलम होते हैं वो S ब्लॉक तत्व होते हैं, ठीक। बीच में क्या होता है, D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इधर होता है F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और लास्ट में नीचे जो होता है वो दो हॉरिजॉन्टल रो है वो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो इधर वाले जो दो हैं, सबसे बाएं जो हर वर्टिकल हमारे दो जो कॉलम में एलिमेंट रखे गए हैं उनको कहते हैं S ब्लॉक तत्व। ये क्षारी धातुएं होती हैं। क्षार धातु पहला होता है, दूसरा होता है क्षारी मृदा धातु, क्योंकि ये क्षार बनाते हैं। बीच वाले जो होते हैं ये भी धातुएं ही हैं, इनको कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। इसमें जितने कॉमर्शियल एलिमेंट हैं, जितने कॉमर्शियल, जैसे गोल्ड है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, ये सब आएंगे इसमें। जिंक है,
और इधर जो होते हैं इसमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। धातुएं जो होंगी वो नीचे वाली सब इधर धातु होंगी, ऊपर के जो होंगे वो अधातु होंगे, और ये बीच बीच में ऐसे जो हैं वो उपधातुएं हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातुओं और अधातुओं दोनों के लक्षण को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। जैसे हमारा क्या आ जाएगा? सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम वगैरह है, ये सब आ जाएंगे। आर्सेनिक है, एंटीमनी है। धातुओं के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है, धातुओं के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे धातुओं में चमक होती है, उनमें तन्यता पाई जाती है, आघातवर्धनीयता पाई जाती है। आघातवर्धनीयता का मतलब यह हुआ कि जब उसको पीटेंगे तो पतले पतले चादरों में वो बदल जाएगा, ठीक है। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, भंगुर नहीं होती हैं मतलब अब ऐसा नहीं है उसको मारेंगे तो वो स्प्लिट कर जाए, टूट जाए। आघातवर्धनीयता को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। अब भंगुर को हम लोग कहते हैं ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं, ठीक है। धातुएं जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होती हैं, जबकि अधातुएं नहीं होती हैं। धातुओं का जो कठोरता है वो उच्च होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, जिस ग्रेफाइट है, ठीक है, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है? वो अधातु है। मरकरी है, मरकरी जो होता है वो दृढ़ नहीं होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन फिर भी क्या होती है? उसमें चमक होती है। सोडियम जो होता है वो धातु है, लेकिन इतना नरम होता है कि उसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए, ठीक है, अपवाद हो गए। कुछ अपवाद होते हैं। अब चलिए अगला हम देखते हैं यौगिक क्या है। तो दो या दो से अधिक तत्व जब क्या होते हैं? निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। व्हेन टू आर मोर एटम्स कंबाइन इन ए डेफिनिट रेशियो, तो क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आयरन और सल्फर मिला करके अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। किससे करेंगे? आयरन के चूर्ण को, ठीक है, और सल्फर को अगर मिला दिया जाए तो इनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को मिला करके इसको हीट कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों अलग नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का जो गुण होता है वो इसके अलग अलग कंपोनेंट से डिफरेंट होता है, जिससे वो बना हुआ है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी को ये पूरा होल्ड नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब तत्व हो या यौगिक हो, उनको किसी भी अनुपात में आपस में मिला दिया है तो क्या बनेगा? वो मिश्रण ही बनेगा। लेकिन जब रासायनिक अपक्रिया होगी
परमाणु जब आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, पुराने बांड टूटेंगे, नए बांड बनेंगे, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, यानी यौगिक का निर्माण हो जाएगा। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, कंपोजिशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे मिक्सचर में इनका कंपोजिशन समान होगा। होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है, एक जैसा होता है, लेकिन उसको भी बदला जा सकता है। और इसका जो है यौगिक का जो कंपोजिशन है वो हमेशा सेम होता है और ये स्थायी होता है। मिश्रण अगर है तो उनमें जिस चीज़ से मिलके वो बना हुआ है उसके गुणों को भी ये प्रदर्शित करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा। जैसे H2 है और प्लस O2 है और क्या बना है, H2O अगर बना है तो H2O जो होगा वो H2 और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, उससे भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जैसे हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो जलाने में सहायता करता है किसी भी चीज़ को, लेकिन वही देखिए पानी क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को बढ़िया से देख लीजिए। पदार्थ है, पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को भी दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, इन सबको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को बढ़िया से। ठीक है, और इस तरह से चैप्टर जो है हमने इसको फाइनल किया है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, मैसेज करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें, और जो भी हेल्प हमसे हो सकेगा, ठीक है, मैं उसको प्रयास करूंगा आपको अधिक से अधिक आपको बता दिया जाए, समझाया जाए। ठीक, लेकिन नंबर पे केवल व्हाट्सअप करेंगे, ठीक, कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने के लिए आप स्कूल टाइम में कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, स्कूल के बाद आप बरसक व्हाट्सअप मैसेज ही कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं काफ़ी स्कूल के बाद भी टाइम नहीं मिलता है हमको। थैंक यू।